नमस्कार। अभी कुछ टाइम से मैं बिजी चल रहा था, मैं फंसा था, आपको पता ही है मैं किस वजह से फंसा था, तो मैं नहीं ले पा रहा था, बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं कर पा रहा था। दोबारा आए डॉक्टर मुक्तदिर खान मेरे साथ, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद बिजी चल रहे थे डॉक्टर साहब भी। इशू ये कि ओआईसी के जो एक पोर्टफोलियो होल्डर हैं, उन जनाब मिस्टर ताहा हैं, वो वहां के ओआईसी के जैसे वो ओआईसी के एक एक बहुत सेक्रेटरी बहुत का बहुत बड़े लीडर्स में से एक है, बहुत बड़े लीडर्स में से एक है। मतलब सेक्रेटरी जी वगैरह तो रैंक ऑफ कोर्स आती जी रहती है। ये वैसे भी ओआईसी में अच्छे माने जाते हैं। ये जनाब पहुंचे मुजफ्फराबाद यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल में, और लैंग्वेज चेंज हो गई। लैंग्वेज चेंज हो गई मतलब इनकी अपनी कंट्रीज जो लैंग्वेज रखते हैं उससे मुख्तलिफ लैंग्वेज इनकी थी। इन्होंने बोला कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू सॉल्व करा सकते हैं, जबकि इंडिया बोलता है कि ये तो बायलैटरल इशू है, हम आपस में बात करेंगे, बाहर का कोई आदमी क्यों। डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी ओपिनियन बताते हैं डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल पे एक अच्छी पकड़ है, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते भी हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये जनाब जो हैं, ये ऐसी लैंग्वेज जो कि इनकी कंट्रीज जो है ओआईसी की कंट्रीज इंडिविजुअली जो जिस जिस स्टैंड पर नहीं है, ये ओआईसी में कैसे बोल जाते हैं। भाई रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरे दुआएं और बेस्ट विशेस आपके और आपके फैमिली के साथ हैं। प्लीज़ ऑल्सो आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, नमस्कारम। आंध्र प्रदेश में नमस्कारम कहते हैं, वणक्कम और सत श्री अकाल। देखिए, मैं वो स्टेटमेंट बहुत क्लोजली पढ़ा है एंड इट इज़ वेरी ट्रबलिंग। उसमें कई चीज़ें प्रॉब्लम है। ये जो साहब आए हैं, ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके तकरीबन 50 से ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क मेंबर्स हैं। इंडिया का ताल्लुक ओआईसी के साथ कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज if OIC is representing Muslims, then India should be a member of OIC to begin with. इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। इंडिया में उतने मुसलमान हैं जितने मुश्किल से पूरे अरब दुनिया में 300 मिलियन उधर हैं, हमारे पास 225 मिलियन। सो द फैक्ट दैट ओआईसी में इंडिया इज नॉट अ मेंबर इज एन इशू टू बिगिन विद। दूसरी चीज ये है, इन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं जो काबिल गौर है। एक स्टेटमेंट ये कि वी वांट टू एस्टैब्लिश ए चैनल of communications between India and Pakistan to resolve the Kashmir issue. तो इनका क्या रोल है? So it becomes a bilateral issue अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी established channels तो पहले से थे, कुछ solutions नहीं हुए। So what are they going to do? तो if you take their face value पे अगर उनका comments लें तो ये they are trying to address the issue कि Indian government is now refusing to have any dialogue with Pakistan. इंडिया ने प्री कंडीशंस लगा दिए कि जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह करते रहेंगे, वी हैव नथिंग टू टॉक अबाउट इट। सो इफ दे वांट टू रिजॉल्व दिस इशू इन ए बायलैटरल वे, यानी दुनिया के अलावा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दे नीड टू कम टू द टेबल। और दूसरी चीज ये है कि व्हाट आर दे गोइंग टू ऑफर, राइट? कि टेबल पे क्या इंडिया अपनी पोजीशन चेंज कर देगा? कोई आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे, लाइक are they going to incentivize India or are they going to threaten India? So the positions are quite embedded. एक चीज ये है। So I don't know what OIC expects to achieve by this, unless they are saying कि किसी तरह का वो प्रेशर डाल सकता है इंडिया पे, which it cannot. दूसरी चीज ये है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट किया which is quite troubling and I think the Indian government should issue a statement about it. उन्होंने कहा कि this is not, Kashmir is a member of OIC, कहा उन्होंने। Kashmir is a part of OIC. So which part of Kashmir is he talking about? India is not part of OIC, so how can Kashmir be part of OIC? और जो वो महमूद साहब है वहाँ के प्रेसिडेंट, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के, जो वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल मेंबर्स, दिस इज अबाउट ए नेशन। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। और मैं देखा कि मीडिया ने वो चीज पकड़ी नहीं, क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट ए थर्ड अल्टरनेटिव ना। लोग कहते हैं कि कश्मीर शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अगर
महमूद साहब को ऐसा लगता है कि कश्मीर शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो जिस इलाके के वो प्रेसिडेंट है एटलीस्ट वहां पे तो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. Why don't they start an independent struggle in Pak of Kashmir? So those are the 2 or 3 statements. मुझे बड़ी हैरत होती है रोहित साहब के, मतलब जितना हम आजकल पाकिस्तान की मसाइल पे डिस्कस करते हैं, मुझे कन्विंस हो गया है कि शायद दुनिया के सबसे बेवकूफ तरीन लीडर्स इसी मुल्क में हैं. आप इट्स लाइक सेइंग कि आपके घर में आग लगी हुई है, आपका ड्राइवर लाइसेंस कुड बी सस्पेंडेड एनी टाइम नाउ, आप जॉब पे जाएं या ना जाएं, आप जॉब से निकल जा सकते हैं. ये सारी चीजें हो रही है एंड देन आप पड़ोसी की जमीन खरीदने चले, लूटने चले. इट्स लाइक थिंग दे हैव सो मेनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स राइट नाउ. पाकिस्तान फ्लड्स को लेकर उनके दे आर अबाउट टू बिकम ए नेशन दैट इज गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन द लोन पेमेंट, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे आइंदा टू गेट अ लोन. So they have so many crises. ऊपर से उनके बाकायदा they are at war with Afghanistan on the border. ये सब हो रहे हैं. फिर ये और एक मसला कश्मीर का ऐसा जैसा कि like I don't understand what the logic is, except कि this is just a way of these leaders fooling their supporters. और अपने supporters को बेवकूफ बना रहे हैं कि देखो हम कितनी जबरदस्त चीज कर रहे हैं, हमने OIC को लेकर आ गया यहाँ पर और वी हैव इश्यूड दिस बिग स्टेटमेंट. अब देखो इंडिया कैसा परेशानी में आएगी. आई थिंक उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई बेनिफिट है इस स्टेटमेंट एंड इट्स नॉट गोइंग फॉरवर्ड. OIC इज वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलना चाहिए इन इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. मैं इसके कई सालों से इसका मजाक उड़ाते रहता हूँ. पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, अब हो गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. तो ये मतलब व्हेन इट वाज OIC एज कॉन्फ्रेंसेस, मैं कहता था कि ये तो ट्रैवल एजेंसी है बिकॉज ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है. देयर इज नो क्या कहना चाहिए, जैसा कि UN के कई मैंडेट्स इमीडिएटली इंटरनेशनल लॉ बन जाते हैं ना. अगर जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास हो गया या सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रेजोल्यूशन पास हो गया, दैट हैज द वेट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. और over a period of time it becomes international law and you have to follow it. Customary law बन जाता है, everyone has to follow it. OIC का ऐसा कोई भी नहीं है. अगर आप यूरोपियन यूनियन को ले लें तो उनके भी जो रेजोल्यूशंस है they have the weight of law. OIC के रेजोल्यूशंस आर नॉट ऑब्लिगेटरी इवन ऑन मेंबर्स ऑफ OIC. तो ये क्या मतलब दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज, इसने फलस्तीन के मसले पे कुछ नहीं किया, इसने कर्ड्स के मसले पे कुछ नहीं किया, उइगर्स को लेकर इन्होंने क्या क्या मुझे बताया OIC, जो अब आके यहाँ पे कश्मीर का मसला जहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व है, दे आर गोइंग टू बिकम अ ब्रोकर. आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय देयर स्टेटमेंट. एक चीज ये जो जनाब जिन्होंने स्टेटमेंट दिया हुसैन ब्राहीम ताहा, इनकी अगर हिस्ट्री पे गौर डाला जाए तो ये एक छोटा सा कंट्री है अफ्रीका का, चैड. ये उसके फॉरेन मिनिस्टर रहे ब्रीफली. इससे पहले ये वेटिकन में वहां के एम्बेसडर रहे हैं. और चैड में इन्होंने ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एडवाइजर भी रहे हैं और उसके बाद रियाद में रहे हैं फर्स्ट काउंसलर. ताइवान रह चुके हैं, ताइवान में चैड के एम्बेसडर रह चुके हैं. अच्छा, ये जनाब जो बोल रहे हैं अभी 11 अगस्त 2022 इसी साल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, जयशंकर साहब ने, चैड को उनकी इंडिपेंडेंस डे पे बधाई दी. दैट मीन्स कोई भी दोनों कंट्रीज के बीच में गड़बड़ नहीं है. अगर इंडिपेंडेंस डे पे बधाई दे रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दैट मीन्स उनका स्टैंड हमारे लिए पॉजिटिव है. हमारा ट्रेड ग्रो कर रहा है कई साल से और चैड, अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादातर हमारे इश्यू को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है. वो नॉर्थ अफ्रीका की बेल्ट जिसे बोलते हैं, व्हाइट अफ्रीका, या वो मुस्लिम अफ्रीका जिसे बोला जाता है कभी कभी रेफर टू, वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता. OIC पे आते हैं सर दोबारा. एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपने बोला, बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिख भी रही है, क्योंकि जब ये इसका सेशन इस्लामाबाद में हुआ तो उसमें बहुत कुछ बोला गया, लेकिन उससे मुख्तलिफ रहा सारे मेंबर्स का स्टैंड कश्मीर इशू पे भी. क्या OIC में कुछ भी बोल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम OIC को मानते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसको मुस्लिम उम्मा के नाम से या मुस्लिम उम्मा के नाम पे बहुत कुछ मानने लगा है क्या?
देखिए सर, दुनिया में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वेस्ट की और इस्लामिक वर्ल्ड को कंपेयर कर। मुसलमान आदतन अपने आप को ज्यादा रिलीजियस बताते हैं जितने वो होते नहीं। दे प्रिटेंड टू बी मोर रिलीजियस देन दे एक्चुअली आर, क्योंकि उससे वो समझते हैं कि उनकी सोसाइटी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। सो देयर इज लॉट ऑफ विजिबल कंजम्पशन, मतलब दिखावे का दिन बहुत हो गया है पिछले 30-40 साल में। इसलिए आपको, जैसा कि आप शहनशाह अफरीदी जो क्रिकेटर नहीं है पाकिस्तान के, उनके हर थोड़े दिन को फोटोग्राफ्स आते हैं कि वो रोड पे रुक के नमाज पढ़ रहे हैं, ये इधर रुक के नमाज पढ़ रहे हैं, क्या जबरदस्त शरीफ इंसान है। अरे भाई, वो आदमी अपने सोशल मीडिया कैमरामैन को लेकर फिर रहा है साथ में, तो कैमरामैन क्या मुसलमान नहीं है? वो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है इनके साथ? सो देयर इज दिस विजिबल। वेस्ट में क्या है, रिलीजन को छुपाते हैं। सो पीपल आर यूजुअली, द चांसेस आर दे आर मोर रिलीजियस देन यू थिंक। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पंडित से मिले या किसी मौलाना से मिले, सो दे आर ऑल ड्रेस्ड, उनकी ड्रेस से आपको समझ में आया था कि ये रिलीजियस मौलाना है या पंडित है वगैरह। लेकिन व्हेन यू मीट एनी पास्टर्स, वो सूट में टाई में होते हैं, सो उनकी रिलीजियोसिटी इज आल्सो हिडन बाय देयर विजिबिलिटी। सो तो ये देन यू कंपेयर यूरोप का जो यूरोपियन यूनियन है और ओआईसी, दे आर इन प्रिंसिपल, उनके वही गोल है ना कि मुल्कों को यूनाइट कर लें वगैरह। लेकिन आप देखिए यूरोप में वीजा फ्री ट्रैवल है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आप सुबह उठे ट्रेन लेके इधर से उधर जा सकते हैं। यू कांट डू दैट इन द मुस्लिम कंट्रीज। थोड़े कंट्रीज के बीच में है वीजा फ्री ट्रैवल, मलेशिया वाज वन प्लेस, लेकिन टेररिज्म के बाद जब हर टेररिस्ट सीधा मलेशिया भाग रहा था बिकॉज दे डिडंट नीड वीजा, देन दे, आई डोंट नो व्हाट दे हैव चेंजेस दे हैव मेड। सो द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, यूरोप बातें कम करता है, काम ज्यादा करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कोऑपरेशन। दे हैव नाउ यूरोपियन डिफेंस फोर्सेस की भी बात कर रहे हैं। ओआईसी काम कम करता है, बातें ज्यादा करता है। देयर इज नो जेन्युइन। फॉर एग्जांपल, अगर ओआईसी एक रेजोल्यूशन पास कर देता है कि जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होता, मुस्लिम कंट्रीज विल स्टॉप ट्रेड विद इंडिया, क्या ये कर सकता है ओआईसी? 2 दिन में ओआईसी खत्म हो जाएगा। First of all, nobody will sign on to that resolution, no one will pass that resolution। और तो इसलिए भी ओआईसी के जो रेजोल्यूशंस होते हैं, दे डोंट हैव मच ऑफ एन इफेक्ट। अगर आपने देखा होगा, इमरान खान इन लास्ट ईयर हैड टू, रोहित साहब, हाँ, हैड टू इवेंट्स, 2 सेशंस किए थे उन्होंने। एक अफगानिस्तान के लिए तो थोड़े बहुत वेस्टर्न और चाइनीज डिप्लोमेट्स आए थे, बट इट डिडंट हेल्प। तालिबान को रिकॉग्नाइज अभी तक पाकिस्तान ने खुद ही नहीं किया, but it is advocating that others recognize Taliban. So वो एक failure था। So ये OIC has become a way for some Muslim leaders to project their image on other Muslim countries। और इसका इस्तेमाल यूजुअली नॉन अरब कंट्रीज बेहतर करते हैं। तो अगर आप अर्दोगान को देखें या महातिर मोहम्मद पहले व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ओआईसी, और इमरान खान, ये तीनों ने ओआईसी को लिया टू प्रोजेक्ट देयर स्टेटस बिगर देन इट इज। लेकिन इट डजंट इम्पैक्ट। आपको पता है ओआईसी की इवेंट्स यहाँ कवर भी नहीं होते वेस्टर्न मीडिया में। यू हैव टू गो एंड इधर छोटा सा इधर उधर लिंक ढूंढना पड़ता है। बट इन द मुस्लिम कंट्रीज वो टीवी पे सब बताते हैं एंड सडनली यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये फोटो ऑप है एक किस्म का। दूसरी चीज ये है कि ये कहा था, आई डोंट नो वेदर ही हैज विजिटेड द फ्लड एरियाज। ओआईसी फ्लड एरियाज के लिए क्या कर रहा है? आई वुड लव टू नो दैट। क्या पाकिस्तान को वो एड आ रही है? पाकिस्तान इज अबाउट टू बिकम अ डिफॉल्ट कंट्री, तो वो अपने लोन्स वगैरह पे डिफॉल्ट, क्या ओआईसी इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प इट? नो। और एक मैं फाइनल इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो ताहा साहब है, do you think that he as Secretary General of OIC can call MBS on his cell phone? So no chance, no chance। अगर वो कर सकते हैं, रात के 2 बजे अगर वो फोन कर सकते हैं MBS को and he will pick up the phone, then you can say कि OIC में दम है। वो दिन में 2 बजे नहीं कर सकते। दिन में 2 बजे MBS कॉल forget about। and fact remains कि चैट के प्राइम मिनिस्टर मे भी कर सकते हो MBS को, लेकिन चैट के फॉरेन मिनिस्टर नहीं कर सकते। दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि MBS इज अ बिग लीडर और MBS के पास MBS
जो कि बाइडेन का फोन नहीं उठा रहे थे, वो इनका उठाएंगे, लग रहा है आपको? कुछ चार्ज नहीं एमबीएस का? OIC was in the 1950s 60s में जो दो बड़े लीडर्स थे अरब वर्ल्ड में, एक जमाल अब्दुल नासर इजिप्ट के और फैसल, किंग फैसल। तो नासर वाज लाइक वेरी करिस्मेटिक एंड ह्यूज, उसका मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट में भी इमेज था, इंडिया में भी काफी इमेज था। फिर उन्होंने सुएज कैनाल को जो नेशनलाइज किया था उससे भी काफी नासर का इमेज वगैरह बढ़ गया। बट तो सऊदी अरेबिया टू काउंटर इजिप्ट्स इन्फ्लुएंस क्रिएटेड ये इस्लामिक अम्ब्रेला, OIC, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीजें सऊदी अरेबिया ने किया टू यूज इस्लाम एज इट्स सॉफ्ट पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो OIC और IDB आर सऊदी रेस्पॉन्सेस टू इजिप्शियन अरबिज्म। इजिप्ट अरब लीग लीड करता था, तो अरब लीग 22 कंट्रीज का है, उसमें इजिप्ट का इन्फ्लुएंस। So Saudi Arabia tried to trump Egypt by creating a bigger organization, OIC, and used its Islamic, मतलब मक्का मदीना का इस्तेमाल करते हुए try to increase. So it's a soft power competition है। So as far as Saudi Arabia is concerned, अब उसकी जरूरत नहीं है सऊदी अरेबिया को उतना, it doesn't need OIC to establish leader, क्योंकि इजिप्ट खुद उनके पीछे आगे पीछे दौड़ते रहता है, पैसे के लिए। जब भी नया प्रेसिडेंट आता है इजिप्ट में, पहले वो सऊदी अरब जाता है to get some cash. So that need is not there. But OIC में प्रॉब्लम ये है कि there is no agreements. अगर आप देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, they both claim to be Islamic republics and they are on the verge of a war. मैं देख रहा था कि जो डुरांड लाइन की जो प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पिछले 10 साल में अगर आप खाली क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, so more Pakistanis have died on the Durand line than on LOC. राइट, राइट, Isn't it true? राइट, कि सोल्जर्स की बात राइट। करो, सिविलियंस भी ज्यादा मरे। सिविलियंस तो मेरे ख्याल से इस महीने में जितने पाकिस्तानी सिविलियंस मरे हैं ऑन द डुरांड लाइन, उतने पिछले 2-3 साल में नहीं मरे होंगे ऑन LOC। राइट। So where is this so-called Islamic collaboration या Islamic solidarity? ये सिर्फ बातों की हद तक है, it is not a serious thing. And except for that one statement where OIC के जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कश्मीर is a member of OIC, I think the Ministry of External Affairs India should send him a letter and say कि भाई हमारी मेंबरशिप कैसे के बगैर कश्मीर कैसा बन सकता है OIC का मेंबर। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, एमबीएस की जो बात आई, मैं एमबीएस को यू माइट लव हिम, यू माइट हेट हिम, यू माइट प्रेज हिम, यू माइट कंडेम हिम। मेरा भी एक मुख्तलिफ व्यू है एमबीएस के बारे में, लेकिन वो एमबीएस की पर्सनालिटी मुझे बड़ी पसंद है। पर्सनालिटी इन द सेंस, उस आदमी ने सऊदी अरेबिया में जो काम करके दिखाया है, वो काम शायद कोई और नहीं कर पाता। कैसे? लेडीज को ड्राइविंग राइट, वोटिंग राइट, लेडीज को दूसरे राइट्स, एंड वहां पर मूवीज, वहां पर बॉलीवुड स्टार्स, और उसको एक 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 मॉडर्न इकोनॉमी बनाने का जो काम किया है एमबीएस ने, इस्लाम को साथ लेके चलते हुए। इस्लाम, ही हैज नॉट गिवन अप इस्लाम ऑल टुगेदर। इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम रहेगा, बट देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वो जो शार्म एल शेख और दूसरी जो सिटीज वो बना रहे हैं, दैट्स मार्वलस जॉब, इजंट इट? एक फ्यूचर ओरिएंटेड लीडर मिल गया सऊदी अरेबिया को, आपको ऐसा लगता है? देखिए, सऊदी अरेबिया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एपिसोड सुनाता हूँ। आज से 10-12 साल पहले आई मेट द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, सो आई हैड लाइक अ 15-20 मिनट की मीटिंग उनके साथ। So it was very difficult at that time. My Arabic was not good enough to have a proper conversation with him. So मैं सुना ज्यादा, बोला कम। तो उन्होंने एक मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क में जो जो क्लर्जी क्लास है, जो उलमा है, they are more conservative than the royal family. But the public is more conservative than the ulama. So liberalization is very difficult, क्योंकि अगर मैं लिबरलाइजेशन किया तो द उलमा मुझसे डर के नहीं, पब्लिक से डर के विल अपोज मी,
because the public is more conservative. इसलिए liberalization नहीं होता. He had just started a college in Jeddah where gender were joined together और उनके खिलाफ फतवे. So the public was very conservative more than the ulama. So the Saudi royal family जो ulama को control करती है, they were afraid to bring about change. वो change लाने में डर रहे थे. लेकिन MBS is not afraid of them. He's not only not afraid of the clergy class, he's not also afraid of the dissidents in the royal family. आपको पता है बंद कर दिया था प्रिंस तलाल बिन वलीद होटल में, right? So now those measures may not be democratic, but the mulk is not democratic. तो उनके जो procedures थे, he went after it, and of course he made उनकी सबसे बड़ी गलती was the war in Yemen. But otherwise, he is moving towards liberalization, taxation, or economic. So it is very clear he's focused on the future of saving Saudi prosperity beyond oil. उनको पता है कि 10-15 साल में fossil fuel खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? So इनके पास ये जो चाइना के साथ current deal है, उसमें one of the biggest elements is on solar and hydrogen sources of energy, which is different. आपको पता है कि Saudi Arabia is an exporter of wheat. और रेगिस्तान में वो agriculture. So he is investing in agriculture. In fact, that is one area where India and Saudi Arabia should increase. मतलब इंडिया का इजराइल के साथ एग्रीकल्चर के मामले में काफी क्या कहना चाहिए कोऑपरेशन है, but that is also one area where India can provide technology on agriculture, smart farming वगैरह जो हो रही है. But MBS is going to bring about reforms, or I think it is positive. For example, अब visit visas आ गए. For example, it was unthinkable. Saudi Arabia को visit करना was such a big problem to get a visit visa. So as a Muslim हम चले जाते थे मक्का मदीना, उम्रा वीजा मिलता था. लेकिन अगर आपको रियाद को जाना था, then you had such a painful process कि you would give it up to going to Riyadh. मैं कई invitations I just simply declined because I didn't want to go through the paperwork to get a visa, even as an American citizen. लेकिन he is making everything much more easier, जिसके वजह से मुझे लगता है people to people relations बढ़ जाएगी, trade वगैरह भी बढ़ने लगेगा. And you can see that, right? कि नई चीजें हो रही. कभी सोच सकते थे कि Saudi Arabia is going to win a match in the World Cup. So इस तरह की भी चीजें होने लगी है. So there is, I think Saudi Arabia will go in a positive direction. और जो सुन रहे हैं और जो लोग परेशान हैं कि अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा in the homeland of Islam, that is rubbish. American Muslims say that the best place to practice Islam is in America. कोई आपको फुर्सत, अगर मैं अब चाहूँ यहाँ बैठ के शराब पीऊँ तो मैं पी सकता हूँ. मैं यहाँ 30 साल से हूँ, मैंने एक घूंट नहीं पी. In 30 years, I've never had a drop of alcohol in my entire life. It is by choice. मुझे किसी से डर नहीं है, right? So you can freely be what you want to be in America, and I think that is the direction in which Saudi Arabia is also moving. कि आपको नमाज पढ़ना है, जाइए पढ़िए, हजारों मस्जिदें हैं. आपको घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है, देखिए, this is your future. और उसके बाद आप खुदा के सामने जवाब दे रहे हैं how you spend your life. But the state is not going to tell you what you should do and what you should not do, and that is an important part. राइट. इनफैक्ट शार्मिल शेख के पड़ोस में एक शहर बना रहे हैं नियोम, वो भी बड़ा एडवांस शहर है. शार्मिल शेख is in Egypt, but नहीं, मैं वो कह रहा हूँ शार्मिल शेख के पड़ोस में ये बना रहे हैं. शार्मिल शेख इस साइड है, सिनाई पेनिनसुला, और ये इस साइड है. उस पे अगर आप जाके देखें YouTube पर, there are many videos बने हुए हैं on this so-called electric smart city जो बन रही है. It's an attempt to, जैसा कि सिंगापुर वगैरह में जो हाई टेक इन्वेस्टमेंट्स है. See the problem जो गल्फ कंट्रीज का है, especially even Dubai, Qatar, Saudi Arabia, because they have cash, they throw cash at the problem and hope that cash will solve the problem. That is not always the case. What they need to do is to develop indigenous capabilities also to run this. Sanjana, it's like saying कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं लोगों को हायर कर दिया कि मेरे लिए YouTube चैनल सेटअप कर दे, फिर लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है
और मुझे खुद ऑपरेट करना नहीं आता, then I'm going to be dependent on others, and then where will I get the content, right? Then I'll have to hire somebody else, and I'll become totally irrelevant. So if you want to have a show of your own, you should have some substance of your own. Saudi Arabia has to invest in technology. आपको पता है nearly 1/3 of Saudi graduates खाली Islamic studies पढ़ते हैं. वो क्या करेंगे? सब मुल्ला बन जाएंगे. तो that's why जब ordinary chemist उनको नहीं मिलता, they have to go and bring people from overseas. चंद साल पहले मुझे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने बुलाया था to give a big lecture. So I went to Jeddah, went to the Islamic Development Bank, और political economy पे मेरा lecture था. Then the president of Islamic Development Bank took me out for lunch, and he was a PhD in chemistry. तो मैं बोला आप केमिस्ट्री से यू आर हेड ऑफ ए रिसर्च इंस्टीट्यूट. आईडीबी में एक इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके वो डायरेक्टर भी थे. सो ही सेड क्या करें, मिला नहीं बनता सऊदी इकोनॉमिस्ट, तो केमिस्ट को बना दिया. सो दे हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ, मतलब कॉलेज के लिए तो वो भेजते हैं, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में तकरीबन 1500 Saudi students हैं जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, and they try to get a bachelor's. But what they need to do is to send them for PhDs, professional masters in sciences, MS वगैरह. वो they are way behind the rest of the world on that. So right. Especially जब तेल की आमदनी खत्म होने लग जाएगी, that's when they will need to move towards a society which is intellectually vibrant. That is still missing in Saudi Arabia. Right. Thanks a lot, sir, for joining us. और उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे. आपसे एक फाइनल छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा. क्या ये OIC की जो आप देख पा रहे हैं, इट्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्सक्योरिटी या मूविंग टुवर्ड्स डेथ, इज इट प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस? नहीं, the Saudi, the Muslim countries themselves don't want OIC to have teeth. Okay. अगर वो था तो फिर वो उनके ऊपर भी आ जाएगा ना. आपको पता है some European Human Rights Council के resolutions automatically change the constitution of some European countries. तो समझे आप, imagine अगर आप, I don't know which country, I think it is Sweden, Denmark वगैरह, तो आप बैठे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के फोरम में, you are voting no on the resolution, but other countries are voting yes. And because the resolution passes, it changes your constitution. Can you imagine any Muslim country getting into a situation like that? नहीं होगा वो. They don't trust the other Muslim countries. So there is nothing binding about OIC. That is why it's a weak organization. Na? Right. मैं की बात बताता हूँ जाते जाते. इस सेमेस्टर I was teaching a class on Sufism, तो जिसमें 35 students थे. तो मैंने OIC को सिम्युलेट किया. तो एवरी स्टूडेंट वाज अ कंट्री. तो मैंने कहा कि भाई वी विल हैव अ कन्वेंशन. इनफैक्ट OIC हैज नॉट डन दिस. आई सेड जैसा कि यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वैसे आप उम्मा डेवलपमेंटल गोल्स बनाएं. तो वो 35 में से तकरीबन 28 स्टूडेंट्स सेड एजुकेशन शुड बी टॉप प्रायोरिटी एंड एवरी कंट्री शुड स्पेंड 10% ऑफ इट्स budget, national budget on education. ये 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं. They have more sense than the people who are governing in OIC. मतलब एक हफ्ते की analysis में they reached the conclusion that the number one priority for all Muslim countries should be education. And जो defense पे वो waste कर रहे हैं पैसे, they should be spending on education and research. OIC can't reach a conclusion like that जो मेरे बच्चे resolution pass की. Great. And I think, and these children, maybe some of them go back and tell their countries कि हाँ अब हमें आगे ऐसे चलना है. Thanks a lot sir for joining, and उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे. Yes sir. Wait, you were saying something sir? नहीं खत्म. Okay, thanks a lot sir. Thanks a lot. Bye bye sir. एक डिस्कशन जल्दी और करेंगे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद. Thank you.